गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आप सभी का आपके अपनी क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के इस टॉपिक को मैंने 2 हिस्सों में कवर करा हुआ है और आज हम इसके पहले हिस्से को सीखेंगे। तो जैसा कि हर एक टेंस को बताने के दौरान मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी टेंस को समझने का सबसे जो अहम जो पॉइंट होता है वो होता है उस टेंस का आइडेंटिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले हमें किसी भी टेंस को समझने के लिए उसके आइडेंटिफिकेशन को बारीकी से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को हम समझें। तो हिंदी में जिस भी वाक्य के अंत में अगर आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, क्या ये थे मिल जाता हो, ठीक है। जिस भी वाक्य के अंत में हिंदी के चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, या ये थे मिल जाता हो, तो आपने समझ लेना है कि वो जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। अब इसके दूसरे पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपको किसी भी वाक्य के द्वारा ये मालूम चलता हो कि भूतकाल में कोई जो काम है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका हो या पूरा हो चुका हो, तो उस तरीके के वाक्य भी जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। पहला तो ये कि अगर हिंदी के किसी वाक्य के अंदर चुका था, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आ जाए, और दूसरा अगर किसी वाक्य के द्वारा हमें ये मालूम चलता हो कि भूतकाल में कोई भी काम जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो या पूरा हो चुका हो, ठीक है ना। तो अब जबकि हम इसके आइडेंटिफिकेशन को भलीभांति समझ चुके हैं, भलीभांति हम इसको इस पर विचार कर चुके हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पे 2 जो हैं वो वाक्य लिखे गए हैं जिन पर आप लोगों को ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आप लोगों को पता करना है, आप लोगों को ये मालूम करना है कि ये दोनों ही वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है या नहीं है। इनमें से पहला वाक्य जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा वाक्य एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं दोनों सेंटेंसेस को और जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है या नहीं है। तो देखिए, पहला जो वाक्य है वो लिखा गया है, वे लोग 2020 में कार खरीद चुके थे। तो कोई भी जो सेंटेंस वो किसी एक टेंस से जुड़ा हुआ या किस टेंस से जुड़ा हुआ है, इसे पता करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, आपने उसके सबसे आखिर में जो वर्ड जो दिए होते हैं उनको देखना होता है। तो देखिए, इसके सबसे आखिर में लिखा है चुके थे, और आप देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ चुके थे, यानी कि चुके थे के जरिए हम ये समझ चुके हैं कि ये जो वाक्य है, जो पहला जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। दूसरे वाक्य को देख लेते हैं, तुमने कल खाना नहीं खाया था, ये एक नेगेटिव वाक्य है, और इस नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए कि ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा, हमने क्या करना है, हमने इसके सबसे आखिरी वर्ड को देखना है। तो आखिर में जो लिखा है वो लिखा है या था, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ या था, तो यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि ये दूसरा वाक्य भी जो हमारा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, ठीक है ना। तो जब हम ये समझ चुके हैं कि भाई दोनों ही जो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपके लिए जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, ये दोनों ही वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ है, तो अगले स्टेप पे हमने करना क्या है? अगले स्टेप पे हमने करना ये है कि हम इसी टेंस के रूल को समझ सकें। तो रूल यहाँ आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव रूल और नेगेटिव रूल, ठीक है ना। तो आइए इसके पॉजिटिव नेगेटिव रूल को समझते हैं और उसी के जरिए हम यहाँ पे जो दिए गए जो हमारे 2 वाक्य हैं, जो कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, उसको सॉल्व करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पहले सेंटेंस को देखते हैं, वे लोग 2020 में कार खरीद चुके थे। तो सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग हमने लिखना होता है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट कौन होता है? दिए गए वाक्य में जो भी किस तरह का काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और यहाँ इस पहले वाक्य में दिए गए वाक्य में जो जो हमारा जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो है वे लोग, ठीक है ना। तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? वे लोग की इंग्लिश होती है दे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में हमने देखना है रूल में, तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ हैड, तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है हैड, यानी कि दे हैड। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस पूरे वाक्य को आप एक बार दोबारा पढ़ें और देखिए कि हमारा इस वाक्य में जो हमारा जो वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब जो है वो कौन है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है वे लोग 2020 में कार खरीद चुके थे, तो यहाँ हमारा जो वर्ब है वो है खरीदना। अब खरीदने का हमें कौन से फॉर्म को यूज़ करना है? खरीदने के हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट, यानी यहाँ तक क्या लिखा हमने? यहाँ तक लिखा हमने दे हैड बॉट, ठीक है। अब हम
इस रूल के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां अक्सर बच्चे जो हैं, अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट। दिए गए वाक्य, जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्ट को ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक, बड़ा ही आसान सा ट्रिक बताया, और वो ये बताया कि जो भी वाक्य में जो हमारा वर्ब है, जो भी हमारा एक्शन है, उसके साथ, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने 3 कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। क्या, किसे या किसको। अब 3 क्वेश्चन पूछने, कहने का मतलब ये नहीं कि आपने इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ पूछना है, नहीं, आपको दिए गए सेंटेंस के कंडीशन के अकॉर्डिंग इस वर्ब के साथ तीनों में से एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे वे लोग 2020 में कार खरीद चुके थे, तो आप पूछिए वे लोग क्या, वर्ब क्या है, खरीदना, वे लोग क्या खरीद चुके थे, तो आपको मालूम चलेगा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कार। वे लोग 2020 में क्या खरीद चुके थे, कार खरीद चुके थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमें ये मालूम चला कि हमारे इस सेंटेंस में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है कार, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिए, दे हैड बॉट कार, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके हमने क्या करा, हमने चारों पॉइंट को जो है हमने समझा, और चारों पॉइंट को हमने दिए गए जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा, इस एग्जाम्पल में उसे लिखना सीखा, ठीक है ना, कि किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी पॉइंट पे। सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या होता है, रिमेनिंग में आपको पहले बता चुका हूँ कि रिमेनिंग होता क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखना ना होता है, उसके बाद जो भी पॉइंट आपका बचा रह जाता है सेंटेंस में, वो हमारा रिमेनिंग होता है। तो आप देख लीजिए, इस पूरे सेंटेंस में वे लोग 2020 में कार खरीद चुके थे में सब्जेक्ट हो गया हमारा वे लोग, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैड, तीसरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बॉट, चौथे में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कार। तो वे लोग का 2020 में कार खरीद चुके थे, इस पूरे सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है 2020 में, 2020 में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2020 में हमारा रिमेनिंग बचा रह रहा है। तो 2020 में की इंग्लिश क्या होगी, 2020 में की इंग्लिश होगी इन 2020, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस बन के आता है, वे लोग 2020 में कार खरीद चुके थे का, वो है दे हैड बॉट कार इन 2020, ठीक है ना। और ये बड़ा ही आसान रूल है, और इस आसान रूल को समझने के लिए आपको इस पॉजिटिव रूल को अच्छे तरीके से जो है रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। तो आइए इसी तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी जो है बनाना सीख लेते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तुमने कल खाना नहीं खाया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव रूल। इस नेगेटिव रूल को अगर आप देखें तो पॉजिटिव रूल और नेगेटिव रूल में बस आपको एक ही अंतर दिखेगा, और वो अंतर आपको पॉइंट 2 में दिखेगा, जो कि होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं, वही नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का यूज़ करना होता है। बाकी पॉइंट जो है वैसे के वैसे ही हैं। आप दोनों ही जो रूल दिए गए पॉजिटिव नेगेटिव, उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में और भी कोई अंतर, यहाँ फिलहाल आपको कोई भी दूसरा अंतर इसके अलावा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, तुमने कल खाना नहीं खाया था, इस सेंटेंस की हमने इंग्लिश बनानी है, इसका हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है, तुमने कल खाना नहीं खाया था में हमारा सब्जेक्ट है तुमने की इंग्लिश हो गई यू। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने जैसे बताया आपको हैड नॉट लिखना है, तो ये हैड नॉट आ गया दूसरे में। तीसरे में क्या होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या दिया गया यहाँ पे, खाया। तो भोजन करना यानी खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ठीक है। भोजन करना यानी कि खाना या खाया, खाना उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है ईट, और हमें इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी यहाँ पे ईटन, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, ईटन। तो यहाँ तक हमारा बना यू हैड नॉट ईटन। चौथे में मैंने क्या बताया था, चौथे में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा वही तरीका है, वर्ब के साथ आपने क्या किसको, इन तीनों में से एक सवाल पूछना है दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आप पूछिए यहाँ पे जो वर्ब है खाया, तो तुमने कल खाना नहीं खाया था, तो आप पूछेंगे तुमने कल क्या नहीं खाया था, तो आपको जवाब मिलेगा खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या हो गई, फूड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चारों पॉइंट जो है इस सेंटेंस के से लिख चुके हैं। पहला है सब्जेक्ट यू, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, चौथा ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, और आखिर में क्या बचा रहा, तो देखिए आखिर में बचा हुआ है कल की इंग्लिश हो गई यस्टरडे। तो इस तरीके से ये जो पूरा सेंटेंस है, जो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, तुमने कल खाना नहीं खाया था का, वो बना यू हैड नॉट ईटन फूड यस्टरडे। और ये जो सेंटेंस बना वो बना हमारे इस नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
तो ये वो तरीका है, बड़ा ही आसान सा तरीका, जिसके हेल्प से आप बड़े ही आसानी से दिए गए पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था क्लास के कि इस टॉपिक को मैंने 2 हिस्सों में कवर करा हुआ है। ये जो पहला हिस्सा है, और इसके दूसरे हिस्से में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पूरे टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। जो कुछ भी इस क्लास में बचा रह रहा है पास्ट परफेक्ट के बारे में, वो आपको उस दूसरे क्लास में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस टेंस को करने के बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।